23 जुलाई 1947 ये वो तारीख थी जब भारत के आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने प्रिंसेस की चैम्बर के साथ एक बैठक की। सीधे तौर पर यह बैठक भारत की आज़ादी की थी, जहां ब्रिटिश हुकूमत भारत को उनके हिस्सों की ज़मीन दे तो रही थी, मगर साथ ही साथ उन 562 रियासतों को भी आज़ाद करने वाली थी जो पिछले 150 सालों से हुकूमत के नीचे अपना राज्य चला रहे थे। इन रियासतों को ब्रिटिश राज की तरफ से ये आज़ादी थी कि 15 अगस्त 1947 के बाद वे अपना आने वाला भविष्य खुद तय कर सकते थे, या वे भारत जाए या फिर नए मुल्क पाकिस्तान में, या फिर खुद ही एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनकर उभरे। खैर, आज़ादी के बाद लगभग सारे प्रिंसली स्टेट्स ने भारत में विलय होने का डिसीजन लिया, सिवाय 3 को छोड़कर। ये 3 प्रिंसली स्टेट्स थे कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हालांकि आज़ादी के बाद जूनागढ़ भारत के हाथों में आसानी से आ गया था, मगर कश्मीर और हैदराबाद की भारत में विलय होने की कहानी अपने आप में एक रक्तरंजित दास्तां है। फिलहाल कश्मीर की भारत में विलय होने की कहानी फिर कभी। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे नवाबों के स्टेट हैदराबाद के बारे में। दोस्तों, अंग्रेजों के शासनकाल में ही हैदराबाद कुछ हद तक इंडिपेंडेंट राष्ट्र हुआ करता था। उसके पास खुद की सेना, रेलवे सेवा और डाक विभाग था। 1947 आते आते ब्रिटिशर्स भारत से निकलने की तैयारी में थे। साथ ही साथ हैदराबाद के नवाब भी खुद को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र का दर्जा देने में उत्सुक थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि वे ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे और ना ही भारत के साथ। उनका मंसूबा हैदराबाद को आज़ाद कराने का था। उस वक्त हैदराबाद आबादी और राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। ऐसे में उसे भारत की सरहदों के अंदर पनपने देना आने वाले दिनों में भारत के लिए एक परेशानी से भरा सबक बन सकता था। और वैसे भी हैदराबाद स्टेट की 80% आबादी हिंदुओं और गैर मुसलमानों की थी, जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान थे। हालांकि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था। ऐसे में हैदराबाद का भारत में विलय होना कोई गलत बात नहीं थी, मगर ये बात उस वक्त मौजूद हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान को कौन समझाए। वे लगातार अपने भड़काऊ भाषण से हैदराबाद की जनता में एक स्वतंत्र राष्ट्र के बीज बो रहे थे। साथ ही साथ उनके कट्टरपंथी कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकार भारत के खिलाफ एक सशस्त्र लड़ाई भी लड़ रहे थे। वे न सिर्फ हैदराबाद के इलाकों से गुजर रही ट्रेनों को रोककर गैर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे थे, बल्कि हैदराबाद से सटे हुए भारतीय इलाकों पर भी छोटे छोटे हमले कर परेशान कर रहे थे। नवाब मीर उस्मान अली खान का भारत के खिलाफ ये सख्त तरीका अपनाना उनके मन में भारत के प्रति नफरत को दर्शा रहा था। एक कहानी ये भी सुनाई जाती है कि उन्होंने पाकिस्तान के सर्वेसर्वा मोहम्मद अली जिन्ना को संदेश भेजकर ये जानने की कोशिश की थी कि क्या वो भारत के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ देंगे या नहीं। हालांकि जिन्ना हैदराबाद की इस छोटी लड़ाई से ताल्लुक नहीं रखते थे। ऐसे में उन्होंने हैदराबाद के नवाब को ये लिखकर भेजा कि वे केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को कभी खतरे में नहीं डालेंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान में विलय की बात होती तो इस पर सोच विचार किया जा सकता था, मगर ये बात हैदराबाद के इंडिपेंडेंस की थी। उधर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन के साथ इस मसले पर लगे हुए थे। उनका मंसूबा इस पूरे मामले को शांतिप्रिय ढंग से सुलझाने का था। असेंबली में बैठे सभी नेतागण भी इसी बात का समर्थन करते थे, सिवाय एक के। मेरे हिसाब से ये भारत की खुशनसीबी है कि उस वक्त देश की गृह विभाग की कमान सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में थी। यही वे इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने इस हैदराबाद वाले मसले को बातचीत से नहीं बल्कि कार्रवाई से सुलझाने की मांग की। वल्लभ भाई पटेल ही अपनी सूझबूझ से ज्यादातर रियासतों को भारत में विलय कर चुके थे। ऐसे में वह हैदराबाद को भी भारत का हिस्सा बनाने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि हैदराबाद भारत के पेट में किसी कैंसर के समान है, जिसे आने वाले दिनों में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस कैंसर का तुरंत इलाज करना बेहद जरूरी बन गया था। अपनी किताब द स्टेट फ्रॉम द हार्ट में भारत के तत्कालीन लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा इस वाक्या को बयां करते हुए लिखते हैं कि मैं उस वक्त जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था जब उन्हें पटेल से ये संदेश आया कि वे तुरंत उनसे मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पालम हवाई अड्डे से सीधे पटेल के घर गए। मैं बरामदे में रहा जबकि करियप्पा उनसे मिलने के लिए अंदर गए और 5 मिनट में ही बाहर आ गए।
बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सरदार पटेल ने उन्हें सीधा सवाल पूछा, जिसका उन्होंने एक शब्द में जवाब दिया। सरदार पटेल ने उनसे पूछा था कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैन्य प्रतिक्रिया आती है तो क्या वे बिना किसी बाहरी मदद के उन हालात से निपट पाने में सक्षम है। करियप्पा ने इसका एक शब्दों में उत्तर दिया, हाँ। सरदार पटेल और जनरल करियप्पा के बीच हुए इस शॉर्ट डिस्कशन से हमें यह तो पता चलता है कि पटेल हैदराबाद पर किस तरह की कार्रवाई करने के फिराक में थे। मगर पटेल के इस फैसले से उस वक्त के तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल रॉबर्ट बूचर कतई खुश नहीं थे। उन्हें इस बात का डर था कि पाकिस्तान की सेना ऐसा करने पर अहमदाबाद, दिल्ली या फिर बंबई पर हमला बोल सकती है। मगर सरदार पटेल इस मसले में अपना मन बना चुके थे। इसी बीच उन्होंने हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई की तारीख भी तय कर दी, मगर कुछ राजनीतिक फैसलों के चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया। उधर हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान भारत के इस कठोर फैसले से बेहद परेशान हो रहे थे। उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी से व्यक्तिगत अनुरोध किया कि वे ऐसा ना करें। ऐसे में राजगोपालाचारी और नेहरू की बैठक हुई और दोनों ने फैसला किया कि वे हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। इस बात को हैदराबाद के नवाब के साथ साझा करने के लिए एक खत लिखा जाने वाला था। एक तरफ खत लिखा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद में अपनी एक टुकड़ी भेज चुके थे। उन्होंने बातचीत वाले मुद्दों को ये कहकर टाल दिया कि अब बहुत देर हो चुकी है। भारतीय सेना को अब रोकना मतलब खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उधर नेहरू और राजगोपालाचारी इस बात से चिंतित थे कि इससे पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हो सकता है, लेकिन 24 घंटों तक पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उनकी चिंता खुशी में बदल गई। हालांकि ये बात नहीं है कि पाकिस्तान भारत के हैदराबाद पर किए इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जाता है कि जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने अपनी बैठक बुलाई और सैन्य अधिकारियों से पूछा कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है या नहीं। इस वक्त काउंसिल में बैठे ग्रुप कैप्टन अलीवर्दी का जवाब था नहीं। पाकिस्तान के पास उस वक्त केवल 4 बॉम्बर्स जहाज थे, जिनमें से केवल 2 ही ठीक से चल पाते। साथ ही साथ उनकी फ्यूल कैपेसिटी भी इतनी कम थी कि वे दिल्ली पहुंचकर बमबारी कर तो सकते थे, मगर उनका सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचना पूरी तरह से नामुमकिन था। लिहाजा ये एक सुसाइड मिशन साबित हो सकता था। साथ ही साथ भारत के काउंटर अटैक की गुंजाइश को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ऐसे में पाकिस्तान का चुप बैठना ही उनके अस्तित्व को बचा रहा था। खैर, उधर भारतीय सेना के हैदराबाद पर किए गए इस कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो, क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में दुनिया के सबसे ज्यादा 17 पोलो के ग्राउंड्स थे। ऐसे में इस ऑपरेशन को भी ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। 5 दिनों तक चले इस कार्रवाई में 1773 रजाकार मारे गए, जहां कईयों को कैद कर लिया गया। इसी बीच भारतीय सेना ने भी अपने 66 जवानों को खोया, साथ ही साथ 97 जवान पूर्ण रूप से घायल हो गए। हैदराबाद के सेक्रेटरी जनरल ने 13 सितंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई थी। उनके द्वारा भेजे गए पत्र में यह लिखा गया था कि भारत ने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर हैदराबाद पर हमला किया है। इसे आप एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र पर किया हमला समझे और हैदराबाद को पर्याप्त सहायता मुहैया कराए। हालांकि यूनाइटेड नेशंस के पास हैदराबाद की मदद करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। उनके मुताबिक हैदराबाद अभी भी एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र नहीं है। ऐसे में उनका मदद करना कोई अंतर्राष्ट्रीय मसला नहीं बल्कि भारत का आंतरिक मसला है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने हाथ ऊपर किए तब हैदराबाद के नवाब के पास कोई विकल्प मौजूद नहीं था सिवाय आत्मसमर्पण करने के। 17 दिसंबर 1948 के दिन निजाम की सेना सुबह 5 बजे आत्मसमर्पण करती है। साथ ही साथ हैदराबाद सरकार भी भारत सरकार को अपना इस्तीफा दे देती है। सरकार बर्खास्त होने के बाद भारत के निर्देश पर निजाम द्वारा हैदराबाद में सैन्य गवर्नर और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में हैदराबाद को भारत ने औपचारिक रूप से अपने संघ राज्य में शामिल कर लिया और निजामों का शासन समाप्त हो गया। हालांकि इस सारी कार्रवाई का श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी सूझबूझता और कुशल रणनीति से ही आज हैदराबाद भारत का हिस्सा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल दोस्तों, जब हैदराबाद स्टेट आजाद हुआ तब कुछ इस प्रकार का दिखता था। 1965 के बाद इसके 3 हिस्से हुए।
एक तो था ओरिजिनल हैदराबाद वाला हिस्सा, तो दूसरा था बॉम्बे स्टेट वाला हिस्सा। इसके तीसरे हिस्से को मैसूर स्टेट में विलय कर दिया गया था। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि प्रेजेंटली ओरिजिनल हैदराबाद स्टेट में कौन से राज्य बसते हैं? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।